क्या है ना कि फॉरगिवनेस जो है वो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक पाथवे हो सकता है, मतलब एक रास्ता हो सकता है कि यदि हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, तो उससे हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ भी हो सकता है और पर्सनल ग्रोथ भी हो सकता है। और स्पेशली ऑल्दो ये फॉरगिवनेस जो है वो सबके लिए यूजफुल है, सच पूछो तो। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक मे बी लाइक टीनेजर्स, मतलब 10-11 ईयर्स ओल्ड बच्चे, जब उनको समझ में आना शुरू होता है या नहीं भी समझ आना शुरू होता है, जब बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जब आपस में लड़ाई करते हैं एक दूसरे के साथ, और फिर वो एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, वो ग्रजेस लेकर के ना बैठे रहते हैं। वो वहाँ से भी यदि उनको सिखाया जाए कि दूसरे को माफ़ करो और फॉरगिवनेस का वैल्यूज़ क्या है, आई थिंक सोसाइटी में ना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। आ, और किसी भी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है, वो सिर्फ अपने अंदर ही शुरू होता है। किसी का भाई कोई भी एक आदमी तो शुरू करेगा उन चीज़ों। एंड यदि मान लो कि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ फॉरगिवनेस का, तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़ेंगे कहीं ना कहीं वो लोग उन चीज़ों को नोटिस करेंगे, और नोटिस करते हैं फिर वो लोग यूज़ भी करते हैं। और जब मैं प्रैक्टिस करूँगा तो फिर हो सकता है कि मैं दूसरे को सलाह भी दूँ, जब उसके उसको कभी प्रॉब्लम्स में वो हो तो यदि हमारी लाइफ अच्छी बनी है तो दूसरे की भी लाइफ अच्छी बन सकती है, ऐसा मतलब मैं ऐसा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों से लेकर के बड़े तक सबके लिए, मतलब थ्रू आउट द लाइफ इट सीम्स, मतलब मुझे लगता है कि पूरी ज़िंदगी ही मतलब इस ढंग से डिज़ाइंड है कि यदि हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना कम हो सकते हैं, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड। और पर्सनल ग्रोथ में भी जो कुछ भी हम करना चाहते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस जो हैं वो उन उसके कारण आते हैं जब हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते हैं, और उसके हिसाब से फिर हम काम करना शुरू करते हैं। तो नेचुरली वो एक ना कार्मिक साइकिल बन जाता है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं, फिर दूसरा जो है हमें नुकसान पहुंचाए, फिर मैं उसके अगेंस्ट में फिर काम करूं, फिर वो उसके अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट में काम करे, तो ये लूप ना इट गोज ऑन कंटिन्यूअली। और फिर हम कभी उस चीज़ों से उबर नहीं पाते हैं। लेकिन यदि हम माफ़ कर दें, उन चीज़ों को छोड़ दें और आगे बढ़ें, तो प्रोबेबली लाइफ जो होगी वो बहुत अच्छी बन सकती है। स्पेशली मैंने जो जो भी ये डिज़ाइन किया है या सोचा है कि भाई ये न्यूक्लियर मेडिसिन के स्टूडेंट्स जो हैं, जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक क्वाइट यूज़फुल हो सकता है ये डिस्कशन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो उनके लिए ही अच्छा होगा ये डिस्कशन। दिस डिस्कशन माइट बी यूज़फुल टू all students who are struggling for jobs, who are struggling for their study, who are in the competitions। और competitions में आजकल इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, अ, जिससे बच्चे हमेशा स्ट्रेस्ड रहते हैं। उनको पीयर्स ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, बातचीत करना, मतलब कम्युनिकेशन इश्यूज, दिस आर ऑल लीड्स टू लाइक ए स्ट्रेसफुल लाइफ। तो आजकल की मॉडर्न सोसाइटी ही ऐसे मतलब डिज़ाइंड है और फंक्शन कर रही है कि जहाँ पे स्ट्रेस ना होना एक मिराकल है लाइफ में। तो लेट अस एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ फॉरगिवनेस, कि हाउ फॉरगिवनेस जो है हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है एंड इट कैन एनहांस आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। सो द क्वेश्चन है सबसे बड़ा बात कि व्हाट इज फॉरगिवनेस बेसिकली। So, forgiveness is more than just letting go of a grudges। मतलब सिर्फ वो एक तो किसी के प्रति कोई ग्रजेस होता है, किसी के प्रति हम हम नफरत करते हैं, तो सिर्फ उसको छोड़ देना मतलब वही नहीं है फॉरगिवनेस।
forgiveness, it is something like conscious decision है. It is a conscious decision to release resentment and anger, paving the way for personal healing and professional growth. बेसिकली हमें ना यहाँ पे सिर्फ लेट गो नहीं करना है, हमें कॉन्शियस डिसीजंस लेना है हर बार. जैसे मान लो कि मुझे गुस्सा आता है या रिजेंटमेंट है. जैसे मान लो कि मैं स्टूडेंट और टीचर के रिलेशनशिप की बात करता हूँ. एज ए टीचर मैं जब स्टूडेंट्स को कोई काम देता हूँ तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम से कर पाए या वो हम जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो वैसा कर पाए. तो वो चीज़ें ना कई बार इरिटेट करती है और हम कुरने लगते हैं. नहीं, अब सामने तो आ गया स्टूडेंट, मुझे इसको मदद नहीं करना. देन ओनली ही विल लर्न. आई डोंट हैव टू हेल्प हिम आउट. लेट हिम गो एंड लर्न. सो वो एक रिजेंटमेंट आता है और जो गुस्सा जो डेवलप होता है उसके आते कि मतलब आ, जो गुस्सा आता है कि इसने ये काम नहीं किया है, वो सिर्फ उतनी ही देर तक वो इफेक्ट नहीं करता मुझे. स्पेशली वो उसके चले जाने के बाद भी इफेक्ट करता है. दिमाग में उसकी बातें चलती रहती है कि वो काम नहीं कर रहा है ठीक से. वो चाहता तो कर सकता था. प्रोबेबली दे आर नॉट स्टडिंग. सो इवन इफ दे आर नॉट प्रेजेंट, वो मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं. सो मेरे माइंड का स्पेस, मतलब जो मेरे माइंड में बहुत सारी दूसरी बातें आ सकती थी, जो अच्छी बातें हो सकती थी, उसके वो नहीं आ रही हैं. उसका एंगर, उससे रिलेटेड रिजेंटमेंट वो मेरे माइंड को पूरा का पूरा ऑक्युपाई रखता है. एंड जो एंगर, कुरना और गुस्सा होना, जो रिजेंटमेंट और एंगर की चीज़ें जो है वो कंटिन्यूसली फिर बॉडी को एक टॉक्सिक, बॉडी के अंदर टॉक्सिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज करती है. क्योंकि दिमाग सिर्फ गुस्सा ही नहीं करता, गुस्सा के साथ साथ और भी सेल्फ टॉक शुरू हो जाते हैं उसके बारे में कि दे आर लाइक दैट, दे आर नॉट डूइंग दोज थिंग्स आउट, समथिंग लाइक दैट. सो वो टॉक्सिक हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं वो बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक ए फीलिंग लाइक ए ड्राउजी, feeling like closed eyes and just sit ideally, which is not possible. So there are many things which happens basically. And what is more important, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग जो सोचते हैं बेसिकली, कि दिमाग में मान लो कि 24 घंटे में हम 10 घंटे जगे हुए हैं यदि, और 10 घंटे में दिमाग में यदि एक स्टूडेंट्स के बारे में ही वो दिमाग में चलते जा रही है बातें, तो वही पूरा का पूरा मेरा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और वो एक पॉजिटिव डायरेक्शंस में काम नहीं हो रहा. इवन इफ हो सकता था कि उसको छोड़ करके यदि उसको मैं माफ कर देता, वो कैसे माफ करना है, क्या करना है, वो हम आगे डील डील करेंगे. लेकिन यदि हम माफ कर देता इन इन द सेंस कि उसकी बातें मेरे दिमाग में फिर नहीं आती, तो हम दिमाग में जो भी बातें लेकर के आते, जिसके बारे में सोचते, कोई अच्छे प्रोजेक्ट के बारे में सोच सकते थे, लोगों का कुछ भला हो उसके बारे में सोच सकते थे, बाकी डेवलपमेंट लोगों का हो या अपना खुद का डेवलपमेंट हो उसके बारे में सोच सकते थे. इंस्टेड ऑफ कि उसके बारे में सोचना है कि वो नहीं काम कर रहा, आप खुद भी काम कर सकते थे. सो देर आर मेनी थिंग्स विच इज रिलेटेड विद दैट. तो बेसिकली यदि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन लेना है कि नहीं, अभी गुस्सा आया, अभी रिजेंटमेंट है कि ये काम करने का मन नहीं कर रहा है, हम कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं, तो उन चीजों को बिल्कुल ध्यान में आते ही उसको खत्म करना, उसके प्रति सोचना है. ये फॉरगिवनेस है. फॉरगिवनेस इज लाइक ए कॉन्शियस डिसीजन टू रिलीज, वो छोड़ देना, गुस्सा छोड़ देना, रिसेंटमेंट छोड़ देना, ये कुढ़ना छोड़ देना, गुस्सा छोड़ देना है बेसिकली. आई डोंट हैव टू गो विद द एंगर, आई डोंट हैव टू गो विद द रिजेंटमेंट. एक बार एंगर डेवलप हुआ, वो जितना जल्दी चला जाए, मतलब मेरा माइंड वहां से स्विच होकर के दूसरी जगह चला जाना चाहिए, सम प्रोडक्टिव काम में चला जाना चाहिए. मतलब उसको रिलीज करने का तरीका सोचना, वो फॉरगिवनेस का पार्ट है.
एंड दैट फिर जाकर के पर्सनल हीलिंग भी होएगी और प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। भाई प्रोफेशनल ग्रोथ कैसे होएगा? हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ तो तभी होएगा ना जब मान लो कि आ, हमें लेक्चर लेना है, पढ़ाना है, मैं वो काम करूँ, जिस काम के लिए हूँ वो काम करूँ, प्लस में रिसर्च में हूँ तो रिसर्च पेपर लिखूँ, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करूँ, प्रोजेक्ट्स लेकर के आऊँ, लोगों को हायर करूँ, लोगों से काम करवाऊँ। सो दिस आर आवर प्रोफेशनल ग्रोथ है। प्रोफेशनली फिर लोग मुझे जानेंगे कि यस अनिल कुमार पांडे इज दिस एंड दैट, एंड ही हैज डन लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द सोसाइटी ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन, और सोसाइटी के लिए काम किया है। ये हमारा प्रोफेशनल ग्रोथ है। और पर्सनल ग्रोथ, आई एम हेल्दी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ मनी, जितना चाहिए मेरे पास पैसा है, मैं हमेशा खुश रहता हूँ, आई एम ऑनेस्ट, मेरी इंटीग्रिटी है, जो बोलता हूँ वो करता हूँ। लाइक इधर की तरफ फिर ध्यान जाएगा, वो चीज़ें भी डेवलप होंगी। हम अपनी एनर्जी दूसरे को हार्म करने में नहीं लगाएंगे। जब गुस्सा आता है, जब आदमी चिढ़ता है, तो दूसरे को हार्म करने के बारे में ज़्यादा सोचता है कि उसको मुझे कैसे सबक सिखाना है। हमें अपने को नहीं सोचता वो बारे में, और उसमें अपने को भी नुकसान होता है। उसमें एक्चुअल नुकसान सबसे ज़्यादा खुद को हो रहा है, क्योंकि जो विचार उठ रहे हैं उस इंसान के अंदर उठ रहे हैं पहले, चाहे गुस्से का हो या रिजेंटमेंट का हो, और टॉक्सिक हार्मोन्स का रिलीज उसकी बॉडी में हो रहा है, नॉट की अदर पर्सन। दूसरा आदमी तो यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं, वो एक बार काम करके चला गया और हम तो जलते जा रहे हैं। सो बेसिकली ये लर्न करना कि कैसे रिलीज करना है अपना रिजेंटमेंट, गुस्सा, और तब जाकर के हीलिंग होएगी अपनी और प्रोफेशनल ग्रोथ होएगा। This concept is particularly relevant for those in the demanding field basically। जैसे मान लो कि हमारा न्यूक्लियर मेडिसिन है, डिमांडिंग इसलिए है कि रेडियो एक्टिविटी, हम सोचते हैं कि रेडियो एक्टिविटी डीके हो जाएगी, इतने पैसे का हमने खर्च किया, कैसे भी हो पेशेंट करना है, कितना जल्दी करना है, वो इधर भाग गया, इसको इंजेक्शन दिखाओ, उसको बुलाओ, वो कहाँ चला गया, मतलब देर मेनी थिंग्स। मतलब आपके पास एक प्रेशर है कि हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, इतने पैसे की दवाई खरीदी है, तो मुझे इतना बेनिफिट होना चाहिए। और वो बेनिफिट तब होएगा जब नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होंगे। चाहे इंस्टीट्यूट का भी यदि देखोगे, हम लोग तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का तो ये हाल, मतलब ये है कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में ये तो दिखाना है ना कि हम मैक्सिमम पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। हम जो भी एक वेलफेयर का काम करना चाहिए, या जो टीचिंग करो, रिसर्च करो, ये करो, तो एक आदमी को मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड है। तो हो सकता है कि वो एक जो भी उसके पास टाइम पीरियड है, जो भी उसके पास एक टाइम लिमिट है, उसमें वो काम को कंप्लीट ना कर पाए, उसको करने में बहुत सारे अपोजिशंस आते हैं। सो दिस आर ऑल डिमांडिंग फील्ड बेसिकली, कि इतने टाइम में आपको मैक्सिमम करके देना है। और उस केस में स्ट्रेस का डेवलप होना, डेली डेली स्ट्रेस डेवलप होना, और उसको कम्पैक्ट करना, वो बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफ के लिए। और वहाँ पे फॉरगिवनेस जो है बहुत काम आ सकता है। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड, एंड हाउ वी विल बी डिस्कसिंग इट आउट बेसिकली। सो this has to be like a part of daily life basically. Forgiveness is a powerful tool basically for healing and growth. Let us dwell in द साइंस ऑफ फॉरगिवनेस में। आखिर इसका साइंस क्या है, इसके पीछे, फॉरगिवनेस के पीछे। सो व्हेन वी होल्ड ऑन एंगर एंड रिजेंटमेंट, our body releases stress hormones like cortisol, which can negatively impact our health. Forgiveness, on the other hand, can reduce stress. स्ट्रेस को रिड्यूस करते हैं। इट रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूव ओवरऑल ह्यूमन बीइंग। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस केस में, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय पे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, और स्ट्रेस में जब भी होते हैं तो हमें गुस्सा आता है और रिजेंटमेंट होता है।
और उस केस में कॉर्टिसोल ब्लड में इंक्रीज होता है और इससे जाकर के हमें हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। इट इज समथिंग लाइक दैट। यदि आप न्यूक्लियर मेडिसिन से थोड़ा बहुत रिलेट करो तो हम लोग हमेशा बात करते हैं ना, वी ऑफन डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रिड्यूसिंग रेडिएशन एक्सपोजर। नहीं, हम लोग बोलते हैं ना कि रेडिएशन जो है, रेडिएशन एक्सपोजर कम करो, पेशेंट्स का भी कम करो, स्टाफ का कम करो, क्योंकि ये काफ़ी हार्मफुल है, लॉन्ग टर्म इसका साइड इफेक्ट होता है। उसी तरह से फॉरगिवनेस को इट इज़ ए वे, ऐसा सोचा जा सकता है, थिंक ऑफ फॉरगिवनेस एज ए वे टू रिड्यूस इमोशनल रेडिएशन इन आवर लाइफ, राइट। तो फॉरगिवनेस जो है वो क्या कर सकता है, एक टूल की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडिएशन को रिड्यूस करने के लिए टाइम डिस्टेंस शील्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं कि जितना कम टाइम लगा सकते हो लगाओ। शील्डिंग जो है, शील्डिंग से इसको अ, रोका जा सकते हैं। हाँ, तो फॉरगिवनेस जैसे जैसे रेडिएशन एक्सपोजर कम करने के लिए हम लोग टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग यूज करते हैं। नहीं, टाइम डिस्टेंस में हम बोलते हैं ना कि टाइम जितना कम टाइम पॉसिबल है, जितने फास्ट काम कर सकते हो, यानी इन अदर वर्ड्स जितना कम टाइम आप इन्वेस्ट करो रेडिएशन के साथ लगाओ, तो उतना ही रेडिएशन एक्सपोजर कम होएगा। तो सिमिलरली जितना कम टाइम तक ये स्ट्रेस रहेगा, एंगर, रिजेंटमेंट, ये सारी चीजें रहेंगी, उतना ही कम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, राइट। और वो तभी होएगा, कम होएगा जब आप फॉरगिवनेस अप्लाई करोगे। देयर इज नो अदर वे। फॉरगिवनेस से एक और फायदा है, हार्ट जो होता है ना बहुत स्ट्रांग हो जाता है, इट बिकम्स ए कंपैशनेट हार्ट। वी विल जस्ट डिवेल इनटू दैट व्हेन विल गो इनटू द डिटेल। बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, रेडिएशन और उसके एक्सपोजर से रिलेशनशिप देखो, तो जितना कम टाइम तक एंगर और रिजेंटमेंट रहेगा हमारी बॉडी में, उतना ही कम स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, उतना ही कम डैमेज होगा, राइट। सो फॉरगिवनेस उस समय पे लेकर के आना है, जैसे एंगर और रिजेंटमेंट आता है उसी समय पे फॉरगिवनेस पॉप अप होना चाहिए, उसको लेकर के आना है। फॉरगिवनेस क्या है वो याद होना चाहिए, कॉन्शियसली हमें रिलीज करना है इन चीजों को, एंगर को, रिसेंटमेंट को। दूसरा, हम बोलते हैं कि टाइम डिस्टेंस और शील्डिंग में टाइम तो कम कर लिया, डिस्टेंस जितना दूर रहो, बोलते हैं रेडिएशन से जितना दूर रहो, तो मतलब वही बात की वैसे इन्वायरमेंट, वैसी चीज है करना, मतलब वैसे काम ना करो जो हमें एंगर और रिजेंटमेंट प्रोड्यूस करे बेसिकली। सो सो द एक्ट, द वे वी आर एक्टिंग इट आउट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक और चीज है, एक मेडिटेशन है इसमें फॉरगिवनेस में, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे हम मेडिटेट करते हैं और सोचते हैं। जैसे मान लो कि किसी के प्रति कोई भी है जिसके प्रति हमें बहुत गुस्सा है और हमें लगता है कि ना हम लाइफ में तो इस इंसान को हम कभी भी नहीं माफ माफ कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि ही शुड बी एक्सक्यूज्ड, आई कैंट, इसने ऐसा काम किया मेरे साथ जिसमें मैं कभी इसको माफ नहीं कर सकता या नहीं कर सकता। वहां पे एक चीज सोचना बहुत जरूरी है कि ठीक है, माना कि उसकी सारी गलती थी, 99 या 100% उसकी गलती है, उसने हमें तकलीफ में डाला, उसने हमारे साथ ऐसा किया जो उसको नहीं करना चाहिए था। बट चूंकि हम भी उसके पार्ट हैं, तो ये भी मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, क्या 0.5% भी हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्या कहीं? क्या हम 1% भी नहीं रिस्पॉन्सिबल है? वो तो 99% है, ठीक है। जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट कि वेदर आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर 1% ऑल्सो, however small it is, even if 0.001%, क्या मेरा 0.0000001% भी मेरा रोल नहीं है उसमें? जो मान लो कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई, चाहे जो भी डिफरेंसेस पैदा हुए,
या जो कुछ भी उसने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ क्या, देन द फॉरगिवनेस विल स्टार्ट। तब आप जब उस पे मेडिटेट करेंगे, तब जाकर के चीजें ना हमें समझ में आएगी कि नो, इट्स नॉट लाइक दैट, आई एम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिचुएशंस, मे बी हाउ एवर माई कंट्रीब्यूशन माइट बी स्मॉल। हो सकता है ऐसा हो, या उस आदमी का ज्यादा हो। तो वहां पे भी यही वाली बात जो बोलते हैं, टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, तीन तीन बातें थी। टाइम, डिस्टेंस एंड शील्डिंग। तो यहाँ पे डिस्टेंस और शील्डिंग का क्या मतलब, डिस्टेंस का मतलब यही है कि यहाँ पे उस तरह के एक्ट में से दूर रहना। और वो चीज तभी समझ में आएगी क्योंकि एक बार जब उतनी तकलीफ हुई है, तो जब उस पे मेडिटेट करना शुरू करेंगे ना कि हमारा भी क्या रोल है, तो उन चीजों से फिर हम उस पे काम करना शुरू करेंगे। समझिए। अब फॉरगिवनेस एक सील्डिंग क्रिएट करेगा कि हर बार यदि मान लो कि हमें फॉरगिव करने की आदत हो जाए डेली, तो हमारे पास ऑलरेडी वो गुस्सा आने के पहले ही आप माफ कर चुके होंगे, या आएगा, बहुत जल्दी आप माफ कर जाओगे। तो क्या होता है कि वो सील्डिंग कैसे क्रिएट करता है, बिकॉज आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग कर देता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है वो आपकी इम्यूनिटी को भी डिटोरेट करता है, तो आप वनरेबल हो जाते हो डिजीज के लिए। और जब आप एक बार गुस्से में जाते हो, उसके बाद आप ऑलरेडी गुस्से में हो, दूसरा आदमी आकर के यदि कोई बात करता है, तो वो गुस्सा और भड़कता है, वो कम नहीं होता। नहीं, तो फॉरगिवनेस इज जस्ट लाइक ए क्रिएटिंग ए शील्डिंग ऑल्सो, लाइक, so we can just think of like I think probably you people can relate as a student कि how the reducing radiation exposure and the method of reducing radiation exposure is related to forgiveness is a tool which can be used to reduce the emotional radiations। तो इन चीज़ों को हमें एक तरह से इमोशनल रेडिएशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना, एंगर, रिजेंटमेंट और इसको। और फॉरगिवनेस एक टूल बन सकता है इनको रिड्यूस करने के लिए। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कुछ फॉरगिवनेस का। नाउ लेट अस लुक एट सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल हाउ फॉरगिवनेस कैन लीड टू ग्रोथ। मतलब ये समझने की कोशिश करते हैं। सो पहला लेते हैं फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग ए कलीग। मान लो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हमारे दोस्त हैं, कलीग्स हैं, उनको माफ करने की बात। सिनेरियोस, एक सीन क्रिएट करते हैं, एक कलीग टेक्स क्रेडिट फॉर योर रिसर्च फाइंडिंग। मान एक आपका, आप साथ में काम करते हो, दो तीन लोग पेपर में काम करते हैं, आ, और आपका कलीग जो है वो पूरा का पूरा क्रेडिट जो है वो ले लेता है अपने पे, मैंने काम किया है, और सारी दुनिया को बताता है, या पावरफुल है, मान लो आपके कलीग, मान लो कि आपसे सीनियर है, चाहे स्टूडेंट और टीचर में है, मान लो स्टूडेंट ने काम किया हो और टीचर बोले कि मेरा काम है, और सारी दुनिया में जा करके बताए। या रिवर्स भी हो सकता है कि स्टूडेंट, टीचर का काम है स्टूडेंट अपने नाम से पब्लिश कर ले, राइट। सो एक ये सिनेरियोज है, तो उस केस में दूसरे को क्या होगा, क्रेडिट जब लेगा तो उसको गुस्सा होएगा, राइट। सो इंस्टेड ऑफ हार्बरिंग रिजेंटमेंट, ठीक है, हैव ए कैंडिड कन्वर्सेशन विथ योर कलीग। पहला चीज, एक्सप्रेस हाउ यू फील एंड गिव देम ए चांस टू अपोलोजाइज। मतलब दिस कैन रीबिल्ड ट्रस्ट एंड इम्प्रूव कोलिब्रेशन। इंस्टेड by मान लो कि नहीं बोलना कि तुमने ऐसा क्यों किया, और अंदर अंदर कुरते रहना ये सोच करके कि वो मेरा बॉस है, चाहे मेरे से सीनियर है, मन में तो ग्रजेस लेके बैठे हुए कि ये मेरा जो है मेहनत मैंने किया और ये अपने नाम से रिसर्च पब्लिश कर गया, मेरा स्टेक जो था वो, ये अपना क्रेडिट, अपने मतलब मेरे काम का क्रेडिट ये खुद दूसरा आदमी ले रहा है। तो इंस्टेड ऑफ नॉट टॉकिंग और अंदर गुस्सा रखना से ज़्यादा अच्छा है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें उससे बात करनी चाहिए।
और अपनी फीलिंग्स जो है वो बताना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा ऐसा तो आपने किया, और किया तो मुझे कैसा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मतलब जैसे जो भी आपको फील हुआ, वंस यू केम टू नो, वो फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहिए। और फिर देखना चाहिए कि वो आदमी कैसे बिहेव कर रहा है। यदि मान लो कि वो सच्चा होगा, उसने गलती से कर दिया होगा ये काम, तो हो सकता है कि वो आपसे माफी मांगे, फिर आपके बीच में वो कोलिब्रेशंस मेंटेन्ड रहे। लेकिन दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में क्या होगा, यदि मान लो कि आपने नहीं बताया, बात भी नहीं किया, और दूसरी बार से आपने डिसाइड कर लिया कि मैं इसके साथ अब काम नहीं करूंगा, तो उस केस में क्या होगा कि नहीं काम करूंगा तो आप उसके साथ कोलिब्रेशन तोड़ दोगे, नहीं, तो कोलिब्रेशन तोड़ दोगे तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर तो आपका एक एक जिसके साथ इतने दिनों से आपने मिल करके कोलिब्रेट करके काम किया था, आपने तो उसका साथ छोड़ दिया, वो तो अलग हो गए ना। तो फिर आप दूसरे के साथ बनाओगे, किसी के साथ तो बिल्डिंग टाइम भी तो लगता है, किसी के साथ ट्रस्ट बनाने में, किसी के साथ मिल के काम करने में, तब जाकर के कोई काम होता है। तो अभी आप दो लोग साथ में मिल करके काम कर रहे थे, वो टूट गई, तो आपका प्रोफेशनल पर्सनल ग्रोथ रुक गया और प्रोफेशनल भी रुका, क्योंकि साथ में मिल करके जो 5 पब्लिकेशन आप कर सकते थे, अब आप एक भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसके भी तो सपोर्ट की ज़रूरत थी। आप समझ रहे हैं? मैं ना एक आपको रियल स्टोरी, अपनी खुद की स्टोरी बताता हूँ, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, वो ट्रू स्टोरी है, आई जस्ट रिवील, सिर्फ कैरेक्टर का नाम नहीं बताऊंगा। मैं ना मैं 2012 में आई वेंट टू एक इमेज प्रोसेसिंग का एक वर्कशॉप था कलकत्ता में, आईआईटी खड़गपुर में। तो मैं यहाँ से 21 दिन के लिए उस उस ट्रेनिंग पे गया था, इमेज प्रोसेसिंग का वो वर्कशॉप अटेंड किया। वहाँ पे मुझे कलकत्ता से एक इंजीनियर मिला, एक लड़का, कलकत्ता में, एक वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में ही एक बहुत अच्छा प्राइवेट कॉलेज है, उस प्राइवेट कॉलेज में वो लेक्चरर था, रीडर, एंड आई वाज आल्सो हियर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम दोनों मिले, हम दोनों लोग बात करते रहे, अपना साथ में रहते थे, और रूम पार्टनर तो नहीं था, वो दूसरे के रूम में था, हमारा रूम अलग था, तो हम लोग शाम को मिलते थे, खाना वाना खाते थे, वो सारा चीज़ तो पूरा वर्कशॉप का काम करते ही थे हम लोग। उसने ना मेरे थीसिस के बारे में पता कर पूछा कि भाई आपने किस पे पीएचडी थीसिस करी है, तो मैंने बताया कि मैंने स्टोकास्टिक रेजोनेंस इमेज प्रोसेसिंग उस पे काम किया। उसको आइडिया बहुत अच्छा लगा, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। उसने क्या किया, साइलेंटली उसने, वो गया अपने कॉलेज में, उसने अपने एमटेक स्टूडेंट्स को, 2 लोगों को स्टोकास्टिक रेजोनेंस पे उसने दिया। उसके साथ क्या था, मुझे जरूरत थी, मेरे पास पैसे नहीं थे उस समय पे, इन द सेंस कि मैटलैब, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं मैटलैब खरीदूं, और मैं उसको पुराना जो जो पायरेटेड वर्जन जो है उसको मैं यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसमें एक रिस्क था कि पायरेटेड वर्जन यदि मैं यूज़ करूँगा तो कल होकर के पकड़ा गया तो इंस्टीट्यूट भी जाएगी और मेरा भी करियर ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करना था, तो मुझे एक कोलैबोरेटर की ज़रूरत थी जिसके पास मैटलैब हो, जिसका मैं नाम डाल सकूँ। तो उससे मैंने सिर्फ इसलिए कोलैबोरेट किया क्योंकि उसके इंस्टीट्यूट में मैटलैब था, उनका लाइसेंस वर्जन था, तो वो सिर्फ लाइसेंस वर्जन देता था, और उसका कई पेपर में मैंने नाम डाला जब तक, समझे, सिर्फ उसका नाम इसलिए डाला क्योंकि मैटलैब उसका था, वो कुछ काम नहीं करता था। उसने बिना मेरे से बताए, उसने एमटेक स्टूडेंट को थीसिस दी, वो मेरे से बात करता रहा, यार तेरा एल्गोरिथम जो है काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। मैंने एक दिन, फिर उसने ना लास्ट में उसने रिवील किया मुझे कि यार मैंने ना एमटेक के स्टूडेंट को एक थीसिस दिया, मेरा थीसिस ने स्टूडेंट का फंस गया है, तो मुझे मदद कर दो यार, लास्ट में मेरी तो मतलब बहुत ही बुरा होने वाला है यदि नहीं जमा हुआ तो मैंने ना उसको अपना कोड भेज दिया, कोड भेजा, उसने कोड लिख करके उससे उसका थीसिस छपवा भी दिया, उसने पेपर भी लिखे उसके ऊपर, मेरा कहीं नाम नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, और उसी सॉफ्टवेयर से जो मैंने उसको कोड भेजा था उसका इमेज लगा हुआ, हमको इमेज से पता चल गया कि हम जब प्रोसेस करते थे ना, तो इमेज जो था वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस में जा करके
दिखता था वो। आई फेल्ट इट रियली बैड एंड देन आई डिसाइड, फिर देन कलकत्ता में उसने कॉन्फ्रेंस भी करी। उसने अपने कॉलेज में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया, आई ट्रिपल ई का कॉन्फ्रेंस था, उसमें मुझे बुलाया भी। मैं वहाँ पे लेक्चरर जाके लेक्चर भी दिया। वो वहाँ पे उसने उसको भी कैश किया कि मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से हूँ, इस पे काम कर रहा हूँ। अपना इंस्टीट्यूट में भी उसने नंबर बनाए कि आई एम कोलेबरेटिंग विथ हिम, जबकि वो कुछ नहीं कर रहा था। ही वॉज जस्ट एज ए पैरासाइट, ही वॉज जस्ट यूजिंग माई थिंग्स। फिर जब वो बुक छप के आई ना, उसमें जब प्रेजेंटेशन किया, तब मेरे ही थीसिस का कंटेंट सारा था, पीएचडी के टाइम का। समझिए, वही कोड, वही कॉन्सेप्ट, सब कुछ, और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। देन आई फाइनली डिसाइडेड, जब मैं वहां से आया, बुक में देखा, वो बुक अभी भी मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा कि उसने कैसे मतलब वो काम किया। फिर देन आई डिसाइडेड कि नो, आई विल नॉट टॉक टू हिम, एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल नॉट कोलेबरेट विथ हिम। आई जस्ट फिनिश्ड द होल थिंग। बट उसका क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि हो सकता था कि मैं उसको दूसरे ढंग से सोचता। आज अब अभी के तारीख में मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ कि यदि मैंने उसको फॉरगिव किया होता, कि हो सकता था कि भाई वो भी किसी मजबूरी में रहा होगा, उसको भी प्रमोशन की जरूरत थी, हम उसको समझ चुके थे, वहां पे उसको प्रमोशन की जरूरत थी, उसको अपनी लाइफ बचानी थी, उसको अपनी चीजें करनी थी, प्राइवेट कॉलेज के अलग प्रेशर्स होते हैं, उसने किया। शायद मैं उसके साथ कोलिब्रेट करता तो हो सकता था कि 10 कॉन्फ्रेंस में और जाते हम लोग साथ में मिलके, और भी बड़े बड़े काम कर सके, क्योंकि वो इंजीनियर था, उसको चीजें पता थी, मेरे से ज्यादा अच्छा पता थे, जो मुझे नहीं पता थी। तो कोलेबोरेशन बहुत अच्छा हो सकता था, दोनों का प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता था। इन स्टीड ऑफ जस्ट डूइंग दैट, आई शुड हैव आस्क्ड हिम कि भाई मेरे को भी डालो, मेरा भी नाम डालो, मैं भी तुमको कोलिब्रेट कर रहा हूँ। हम अपनी फीलिंग मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए था, विच आई कुड नॉट डू इट आउट। सो हियर इट एंड्स द स्टोरी, वी जस्ट सेपरेटेड। आज के बाद मैं उससे बात भी नहीं किया। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, फॉरगिविंग द कलीग, मतलब उसको यदि फॉरगिव कर दिया तो उसके भी सर्कमस्टांसेस को चलो यार, हम भी तो कर सकते हैं, हमें भी कभी जरूरत हो तो क्या है। नहीं, यदि रिफ्लेक्ट करते तो ग्रोथ ज्यादा हो सकता। सो दिस वाज द रियल स्टोरी। नेक्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल है फॉरगिविंग योरसेल्फ, खुद को माफ करना। सिनेरियो है, यू मेक ए मिस्टेक ड्यूरिंग क्रिटिकल प्रोसीजर। ऐसा हो सकता है कि भाई मान लो कि हम रेडियो आइसोटोप हैंडल कर रहे हैं और स्पिलेज हो गया, गिर गया हाथ से किसी भी कारण से। नहीं, अब मान लो उससे क्या हुआ कि दूसरे के ऊपर मान लो गिर गया, या ऊपर से लेड ब्रिक गिर गया, दूसरे के पैर पे चला गया। नहीं, सो एनीथिंग, कोई भी क्रिटिकल प्रोसीजर जो है, वो उस समय पे दूसरे को नुकसान हो गया। अब हम अपने आप को कई बार नहीं माफ कर, मेरे से ऐसे कैसे गलती हो गई, मेरे से तो नहीं होना चाहिए था। अरे भाई, सबसे बड़ा यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, एक्नॉलेजिंग द मिस्टेक, learning from it and forgiving yourself can help you move forward with confidence and avoid future errors। यदि हम एक्नॉलेज करें कि मेरे से गलती हो गई, आगे से नहीं करना है, इसमें क्या गलती हुई वो सीखना, कि मैं हड़बड़ी में था, उस समय चल रहा था तो सोच के नहीं चल रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने लेड ब्रिक्स तो उठाया लेकिन नीचे से उसको सपोर्ट नहीं दिया। उन चीज़ों पे काम करना, उससे लर्न करना कि आगे से ये काम नहीं करना है, और फिर अपने आप को माफ़ करना है कि हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, सारे से होता है, कोई बात नहीं, लेट्स गो अहेड, आई डिड इट। नहीं, अपने आप को माफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि अपने आप को माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ अदर लोगों को माफ़ करना। उससे सेल्फ लव बढ़ता है, अपने आप से प्यार होता है। आई एम ऑल्सो समथिंग, जो जो मैं भी कुछ हूँ, और मेरे से भी गलतियां हो सकती हैं, इसको एक्नॉलेज करना। थर्ड, एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, फॉरगिविंग सुपरवाइजर। योर सुपरवाइजर, एक सिनेरियो है, योर सुपरवाइजर क्रिटिसाइजेज यू हार्शली। जैसे मान लो कि मैं हूँ, स्टूडेंट वर्सेस सुपरवाइजर के बाद देख ले लेते हैं।
अब उतना मेहनत करके स्टूडेंट जो है लिख करके लेके आया, क्या बकवास लिखा है, 2 लाइन नहीं लिखने आता। वो बेचारा रात भर बैठ करके मेहनत किया और 2 लाइन लिखने के लिए, एंड एंड वी हैव जस्ट क्रिटिसाइज हिम, यू डोंट नो हाउ टू राइट इट आउट, यू रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई क्या मैं बोल रहा हूँ तेरे को समझ ही नहीं आती है बातें, तू अपने हिसाब से करे जा रहा है। नहीं, सो दिस आर द थिंग्स जो है उससे क्या होगा कि आपको जो स्टूडेंट जो है उसको बहुत बुरा लगता है। उसको क्या करना चाहिए, instead of feeling demoralized, use this opportunity as a growth, for growth। ठीक है भाई, हमने लिख के तो लेके आए, इतना के बाद भी ये गलती तो हो ही गई ना, ये नहीं होनी चाहिए थे, या मुझे कुछ बात नहीं समझ में आई थी। सीक फीडबैक, पूछो कि भाई एक्चुअल में क्या, आप तो बोल तो रहे हो, लेकिन मुझे कैसे करना चाहिए था, व्हाट शुड आई हैव डन, तो आपको अच्छा लगता, या आपको लगता कि भाई हाँ, मैंने काम किया है, मैंने मेहनत किया, या मुझे समझ में आया है, ऐसा फीडबैक लेना। फॉरगिव एनी परसीव्ड हार्सनेस एंड इम्प्रूव योर स्किल। मतलब ये चीज जो है कि अब दिमाग में बैठ जाता है ना, ये आदमी बहुत गंदा है यार, बहुत गंदे से बोलते हैं, आई डोंट लाइक, मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक वो गुस्सा आने से ज़्यादा अच्छा है कि लाइक इम्प्रूव योर स्किल्स, समझ के लिखो, देखो कैसे करना है, उसके ऊपर ध्यान देने से पर्सनल ग्रोथ होगा, प्रोफेशनल ग्रोथ होगा। यदि लेकिन वो परसीव्ड रहेगा दिमाग में कि उसने तो ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, हाउ ही, हु इज ही टू टेल लाइक दिस, ही कांट डू इट लाइक दिस। एक स्टूडेंट को नहीं कहा मैं तो इनके अगेंस्ट में कंप्लेन लिखने वाला हूँ, मैं तो जा रहा हूँ डीन के पास, डायरेक्टर के पास, उसके पास, हम अपने स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन इंस्टेड ऑफ पुटिंग एफर्ट इनटू दैट डायरेक्शंस, इफ ही पुट्स, अपने आप को डिमोरलाइज नहीं फील करना है, गलती सबसे होती है, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझना चाहिए, कैसे क्या वो लिखना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उसके में मेहनत करना, उनसे फीडबैक लेना और माफ करना। मतलब उस चीज को जो भी दिमाग में आ चुका है, परसिप्ट है कि ऐसा सोच लेना कि वो आदमी ऐसा सोचता है, वो आदमी ऐसा है, उसको हटाना है बेसिकली। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि उसने सोच समझ के बोला हो, आप स्टूडेंट्स के भले के लिए बोला हो। जैसे मान लो कि मैं उस रिफ्लेक्ट कर रहा था कल उस स्टूडेंट को, तो मैं जानता हूँ ना कि वहां जवाब देगा नहीं देगा, तो उसका क्या भला हो। मेरा मोटिव यहाँ से शुरू होता है। अब दूसरा आदमी क्या समझ लेता है, उसका उल्टा भी समझ सकता है कि ये जानबूझ करके मेरे को हरास कर रहे हैं, इनको तो इन्होंने देख लिया था मुझे, मैं वहां घूम रहा था, एक्चुअल रीजन तो वो है नहीं। वो अपना नहीं देखेगा कि एक्चुअल मैं क्या प्रॉब्लम कर रहा हूँ, तो उस समय पे उसका प्रोफेशनल ग्रोथ और उसका ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगा जब दूसरी जगह जाएगा। तो अब जब करेक्ट फीडबैक लेगा, उसी चीज को, नोशंस को, परसिव्ड नोशंस जो है, जो उसने समझ लिया, गलत समझ लिया, उसको समझने के बजाय वो सोचे कि नहीं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अभी ठीक करने की, सीखने की, कैसे बात करना होता है, कैसे काम करना होता है, मुझे अपना स्किल सुधारना है, तो इट विल लीड टू हिज प्रोग्रेस। पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों की तरफ जा करके ये काम होएगा। राइट, सो दीज आर रियल लाइफ, सम रियल लाइफ एग्जांपल्स थे फॉरगिवनेस के। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, स्टेप्स टू प्रैक्टिस फॉरगिवनेस के बारे में अब डिस्कस करते हैं कि यदि डेली लाइफ में हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है तो क्या क्या स्टेप्स होना चाहिए। सो स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप ये है, एक्नॉलेज द हर्ट। पहले तो ये समझना जरूरी है कि रिकॉग्नाइज करना और एक्सेप्ट करना है कि मुझे तो चोट पहुंची है, आई एम रियली हर्ट। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग। पहला है कि मुझे हर्ट तो हुआ है आपके बिहेवियर से, आपने ऐसा किया, वो मुझे पसंद नहीं है। राइट, सो रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट यू हैव बीन हर्ट। पहला चीज, मुझे लगा तो है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके बिहेवियर से मुझे तकलीफ हुई है,
Then second step comes reflect on the impact. मतलब उस हर्ट का असर कितना हुआ, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करने का जरूरत है. कंसिडर हाउ द हर्ट हैज अफेक्टेड यू. उस हर्ट ने आपको कैसे इफेक्ट किया, एंड व्हाई इट कंटिन्यूज टू अफेक्ट यू. और यदि हम उसके ऊपर काम नहीं करें तो जब जब वो याद आएगी कि उसने मुझे हर्ट किया, उसने मेरे साथ फेयर नहीं किया, जो कुछ भी किया, तो जब जब याद आएगी तब तब वो चोट बढ़ती जाएगी. और वो मुझे को हर बार जितनी बार याद आएगी उतनी बार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होएगा और बॉडी को डैमेज करेगा. इन दैट वे अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट कैन हेल्प यू प्रोसेस योर इमोशंस. ठीक है, जब आप उसके इम्पैक्ट को समझोगे तब उस अपने इमोशंस को आप प्रोसेस कर पाओगे कि मुझे जो भी इमोशनल फीलिंग हो रही है उसमें का उसका जूस तभी जाकर के निकलेगा कि मुझे एक्चुअली इतनी फीलिंग के साथ मुझे जीना है क्या, क्या मैं ऐसे ही जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ, या मुझे इससे बाहर निकलना चाहिए. क्या रोज रोज मैं ऐसे ही रोती रहूं या रोता रहूं, या आई मस्ट कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशंस. सो सेकंड स्टेप है रिफ्लेक्ट ऑन द इम्पैक्ट. उस हर्ट का क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना. थर्ड स्टेप है चूज टू फॉरगिव. अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो माफ कर देना, नहीं तो उसके अगेंस्ट में उसको भी हर्ट पहुंचाने के लिए काम करना, उसके साथ गाली गलौज करना, उसके साथ जो भी करना है उसके पीछे लग जाना, उसको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग जाना. आपके पास दो ऑप्शन है, एक फॉरगिव कर देना और दूसरा जो है वो करना. तो सो चूज टू फॉरगिव. यहाँ पे डिसाइड दैट यू वांट टू फॉरगिव. आप ये चाहते हो, उसको माफ करना चाहते हो. द चॉइस इज ऑफन मोटिवेटेड बाय ए डिजायर फॉर पीस एंड पर्सनल ग्रोथ. उस समय पे यही ध्यान में रखना है कि यदि मैं उसको माफ कर देती हूँ या कर देता हूँ तो मैं पीसफुल रहूंगा और मेरा पर्सनल ग्रोथ होगा. इसलिए फॉर माई ओन पीसफुलनेस एंड पर्सनल ग्रोथ आई वांट टू फॉरगिव हिम और हर. राइट. और देन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि चूज टू फॉरगिव, देन फोर्थ स्टेप इज टू कम्युनिकेट करना. इफ अप्रोप्रिएट एक्सप्रेस योर फीलिंग टू द पर्सन हु हर्ट. यदि अप्रोप्रिएट है तो आप उसको कम्युनिकेट करिए, बताइए कि उसने आपको हर्ट किया है या उसके बिहेवियर से आपको हर्ट हुआ है. दिस कैन बी डन थ्रू ए कन्वर्सेशन, या तो सीधी बात करिए, और ए लेटर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन पे डिपेंड करता है, या तो लेटर लिखो. कई बार ऐसा भी होता है कि आप बात भी नहीं कर सकते, उसको लेटर भी नहीं लिखना चाह रहे, तो आप खुद लिखिए, लिख करके फाड़ के भेज दीजिए.